और लेट्स सो अब हम जो है वो प्रैक्टिस नंबर 10 तक तो मैंने इंग्लिश में आपको करा दिया है MD कैट के लिए। तो अब मैं जो है वो प्रैक्टिस नंबर टेस्ट नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें देखते हैं आज हम कितने कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस होंगे, आप सब रिस्पॉन्स करेंगे इजीली, आप बता देंगे एंड आई विल, अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरह से ये है। तो असल में तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट में, चूँकि MD कैट के अंदर। अच्छा, PMC का सिलेबस भी आ गया है, PMC का जो सिलेबस है इस साल का वो आ तो गया है, लेकिन वो जी हाँ 2020 का ही, लेकिन वो आया है वो 2020 का ही है जो है ना, वो 2022 में उसको अपलोड कर दिया गया है, मतलब कोई नया नहीं आया ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। हाँ, जो 2020 में जो थी, 2021 का तो रिड्यूस सिलेबस से था तो वो नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट, बस वो समझ जाओ उन्होंने सिर्फ डेट्स ईयर चेंज कर दिया, बाकी पूरा अंदर वैसे ही छोड़ा, कोई चेंजिंग नहीं डाली है। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs है कि द अर्थ डैश टू बी मूविंग, तो ज़मीन ऐसा लगता है कि जैसे घूम रही है। सीम्ड, सीमिंग या सीम्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द अर्थ डैश टू बी मूविंग, सीम्ड, सीमिंग या फिर सीम्स। यस, चूँकि अर्थ हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉमन ट्रूथ है। ज़मीन ऐसा लगता है जैसे घूम रही है, तो अर्थ यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ऐसे ES लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, द अर्थ सीम्स टू बी मूविंग। सेकेंड है शी रिटर्न आफ्टर डैश आवर, आफ्टर एन दी या नो आर्टिकल। यस, आफ्टर एन आवर। अच्छा, एन आवर इसलिए कहेंगे बिकॉज वाउल साउंड दे रहा है ना। ठीक है, वाउल साउंड से मेरा जब वो अलिफ का साउंड, यस वाउल का साउंड आ रहा है, H का साउंड नहीं आता, H साइलेंट है, तो शी रिटर्न आफ्टर एन आवर। ठीक है, तो एन विल बी द करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस नाउ। अब जैसे आप जानते हैं पंक्चुएशंस भी होती हैं हर एक प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, तो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस यू हैव टू टेल मी। सी, तो मायरा एंड हर फैमिली आर स्पेंडिंग द समर एट अताबाद लेक। यस, सी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, गलती क्या, ए क्यों नहीं? क्योंकि अताबाद का ए जो है ना वो स्मॉल हो गया, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए ए नहीं। बी क्यों नहीं? यस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर आ गया, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट्स जस्ट डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस, दैट्स वाई बी भी नहीं। ठीक है, और डी, मायरा एंड हर फैमिली आर स्पेंडिंग द समर एट अताबाद लेक, यहाँ क्या गलती है? यस, लेक का L कैपिटल हो गया ना, ये L स्मॉल होगा, तो ये चूँकि लेक जो है कॉमन नाउन है, दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट वन। ओवरकास्ट सिनोनियम है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ ओवरकास्ट? रेनी, क्लाउडी, वाइंडी, क्लियर। ओवरकास्ट कभी देखा है? और वेदर ओवरकास्ट हो रहा होता है, लास्ट टाइम तो काफ़ी ओवरकास्ट वेदर था। ओवरकास्ट वेदर किसे कहते हैं? क्लाउडी। जब वेदर क्लाउडी होता है ना तो ओवरकास्ट, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो वेदर आ रहा होता है ना समटाइम्स, उस पर ओवरकास्ट लिखा होता है। ओवरकास्ट का मतलब ये होता है कि देयर आर क्लाउड्स ऑन इन द स्काई एवरीवेयर, तो कभी कभार है ना बारिश नहीं हो रही होती लेकिन बादल भी लगे होते हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में, जैसे ये रमज़ान के महीने में ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ रमदान आई थिंक सो शायद था, तो सोमालियन थ्रस्ट एक वेदर सिचुएशन थी कि हर तरफ बादल लगे हुए होते थे, पूरे पूरे दिन बादल ही लगे हुए, बारिश नहीं हो रही, और एक हफ्ता पूरा ऐसे ही निकला था, और बड़ा एक खूबसूरत सा मौसम था। यस, बड़ा खूबसूरत मौसम था वो, हमने कराची में ऐसा मौसम देखा नहीं है नॉर्मली, तो वो कभी कभार बूंदाबांदी हल्की हल्की हो गई, वरना वो बादल लगे हुए, ऐसा लग रहा है कि बस अभी तूफान आ जाएगा, बट कुछ नहीं होता था। तो ऐसा एक वेदर कुछ 1 वीक तक का आया था, तो वो ओवरकास्ट लिखा आता था उसमें ना मोबाइल फ़ोन पे, मतलब ओवरकास्ट मीन्स के क्लाउड हर तरफ थे, बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद भी बारिश हुई, उसके बाद शुरू हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट इज गॉड डैश दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स। सिंपल है, क्या हो जाए? गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा है ना जो खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे? सिंपल। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग डैश कराची फॉर 2 years। लिविंग इन कराची, सिंपल है, सिटी है, सिटी से पहले इन लगाते हैं, तो लिविंग इन कराची फॉर 2 years। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कौन सा सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी, बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी।
नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्सेप्ट, दिस वन। ओके, आई थिंक जो एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया था स्टार्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, तो आई टोल्ड यू कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सो सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। Sentences can be classified into 5 categories. First one is called assertive, जिसको हम लोग कहते हैं declarative sentence. The second one is called interrogative. The third sentence is called imperative. The fourth sentence is called exclamatory, and the fifth type of sentence is called what? Optative. So these are the 5 types of sentences in English language. असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं भाई? जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, मतलब पॉजिटिव जुमले जितने होते हैं या जितने भी नेगेटिव जुमले होते हैं, वो सारे हमारे पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। जैसे आई एम योर टीचर, आई एम नॉट योर टीचर, दे आर असर्टिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, सवालिया जुमले। इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑर्डर कमांड वगैरह इसके अंदर होता है ना, कम एयर गो देयर, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर ये स्टार्ट होते हैं प्लीज से, या फिर ये स्टार्ट होते हैं किससे भी? काइंडली से। डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं फॉरबिड करने के लिए किसी चीज़ से, डोंट कम हेयर, डोंट गो देयर, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, डोंट कम लेट इन द क्लासरूम, इस तरह के सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होती है? इनकी निशानी होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो दिस विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसी हैरत का इजहार किया जाता है, सरप्राइज का इजहार किया जाता है, और सन, जैसे यहाँ पर सन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। ऑपरेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है? मे से स्टार्ट होते हैं, ये मे से स्टार्ट होते हैं और उनमें कोई विश, दुआ वगैरह होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट वेल सून। तो दीज आर द 5 सेंटेंसेस। चूँकि सिंस यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, शी इज़, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट इज हंच। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हंच? सिनोनिम है, मीनिंग बताएं हंच की। हम्प, स्ट्रेच, स्ट्रेटन, क्यूरियोसिटी। एक वर्ड हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं हंच बैक, ठीक है। हंच बैक, हंच बैक किसको कहते हैं? कि कौन सा इंसान हंच बैक होता है? जो कुबड़ा इंसान होता है ना, जो झुककर चलता है, उसको हंच बैक कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो है ना शोल्डर्स, मतलब थोड़ा सा, मतलब कि वो झुका हुआ होता है शोल्डर्स की तरफ से, तो हम्प भी उसी को कहा जाता है। हंच और हम्प दे बोथ आर सेम थिंग्स। कोहान जिसको हम कह सकते हैं, यस यस बिल्कुल, हंच बैक होता है ना कुबड़ा जो कहलाता है, तो वो हम्प उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये पंक्चुएशन है। माई GP इज कॉल्ड, सी कह रहे हैं, माई GP इज कॉल्ड डॉक्टर सज्जाद। यस बिल्कुल सही है, चूँकि G और P एब्रीविएशंस आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटलाइज्ड फॉर्मेट, सो इट मस्ट बी कैपिटल, दैट्स वाई G एंड P इज कैपिटल। बाकी अब जगह देखें GP कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और GP के बाद फुल स्टॉप आ रहा है ना, यहाँ कॉमा आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट करेक्ट। चूँकि हर एक अल्फ़ाबेट के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं एब्रीविएशन जब हम लिखते हैं, तो ठीक है। तो माई GP इज़ कॉल्ड डॉक्टर सज्जाद, तो दिस इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विद दिस डैश आई कैन गेट टू द रूफ ऑफ द हाउस। हो गई, मतलब इस सीढ़ी के साथ मैं जो है वो छत तक पहुंच सकता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? सी, लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश। अच्छा, ही इज मतलब ही इज की कंडेंस फॉर्म क्या है? करेक्ट सी है ना, ही इज इस तरह से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। आई डैश कराची बाय द नेक्स्ट वीक। आई शैल हैव विजिटेड कराची बाय द नेक्स्ट वीक। यस, मैं अगले हफ्ते तक कराची का विजिट करूंगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो दैट्स वाई आई शैल हैव विजिटेड कराची बाय नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर हमारे पास है। तो अगले हफ्ते तक मैं कराची पहुँच चुका हूँगा या कराची का सफ़र कर चुका हूँगा,
तो फ्यूचर परफेक्ट है ये, तो शैल हैव या विल हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। चूँकि आई लिखा हुआ है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो आई के साथ शैल आता है, तो शैल हैव। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। Yes, what will be the correct one? Rahul and his friends, yes, were also invited in the party. D will be the correct. Why? Because this is the compound subject. A compound subject is always plural. क्योंकि राहुल और उसके दोस्त, जो कंपाउंड है बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सिंगुलर नहीं आ सकता। इज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, ठीक है, तो वर यहाँ पर आएगा। वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, उनको भी पार्टी में दावत दी गई। ठीक है, क्लियर है सारे? इतने आसान है ना, आप सारे खुद ही बता सकते हैं, जैसे पिछली बार भी बता रहे थे ना, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की। 195 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताएं, वही है सेम कि लाइक यू हैव टू पंक्चुएट इट। 1 और 2 एक ही जैसा है, ए और बी अलग है, बिकॉज देयर इज एन apostrophe yes. B will be the correct. I can't see Tim's car, there must have been an accident. Yes, बिल्कुल करेक्ट है। Tim's car, टिम की गाड़ी, तो apostrophe yes लगा हुआ है तो करेक्ट है भाई, कहीं पर apostrophe है ही नहीं, दिस B will be the correct one. नेक्स्ट है स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम सॉल्व किए थे हमने। A B C D 4 में से कहीं एक जगह पर एरर है, वो आपको स्पॉट करना है कि ही इज़ अ साइंटिस्ट बट आउट ऑफ हिज 3 सन्स neither have become a scientist. वो खुद एक साइंटिस्ट है लेकिन उसके 3 बेटों में से कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं। So what will be the correct answer to it? कौन कहाँ पर गलती है? सर डी में साइंटिस्ट होगा ना, एस नहीं आएगा। Have become scientists. He is a scientist. But out of his 3 sons neither have become scientists. हाँ, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना। जी ऑप्शन करेक्ट है, तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए था, कोई भी एक साइंसदान नहीं बना, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए था ना, तो ये सरमोगान ने ठीक कहा, डी पर गलती। नेक्स्ट है विल यू हैव डैश एप्पल डैश पेयर और डैश ऑरेंज। यू हैव टू पुट द करेक्ट आर्टिकल्स। So what is the correct combination of 3 articles here? Yes? A, an apple, a pear or an orange? No, A is not correct one. Orange है ना, N आएगा, ठीक है, B option correct. Next है Zohaib dash the bag out of the window. Zohaib ने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंका, तो पास इंडेफिनिट टेंस है। यस, बी। थ्रो के सेकंड फॉर्म में थ्रू, चूंकि पास इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नाइदर माई स्टूडेंट्स नाइदर माई सिस्टर्स नॉर माई मदर डैश गोइंग टू सेल द हाउस। नाइदर और नॉर का सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम मैंने बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, इनमें कौन किस एग्रीमेंट किस सब्जेक्ट से होगा? नाइदर से के नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट से। हम वर्ब किसको देखते हुए लगाएंगे, नाइदर वाले को देखते हुए या नॉर को देखते हुए? देखो नाइदर नॉर जब आता है ना, नाइदर नॉर आइदर और, तो सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से बात करते हैं। तो नाइदर माई सिस्टर्स नॉर माई मदर, अब मदर को देखते हुए क्या लगेगा? इज लगेगा, तो सिस्टर्स को नहीं देखना है। तो नाइदर नॉर जब आता है तो सेकंड सब्जेक्ट जो होता है ना, जो लगा नॉर के बाद जो होता है, उसको देखते हुए हम फैसला करते हैं कि वर्ब क्या आएगा। और एक एज वेल एज का मैंने बताया था, एज वेल एज जब आ जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए हम फैसला करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर है सारे? सिनोनियम है ल्यूमिनरी। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनरी? बस सिंपल है, ल्यूमिनस कौन सी चीज़ होती है? ल्यूमिनस
कोई चीज़ जो बहुत ब्राइट हो वो ल्यूमिनस होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दिस विल बी ब्राइट। ठीक, तो दिस इज द प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। ठीक है, अब 12 है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द hurdle hardly won freedom of the country. What is the incorrect part of the sentence here? गलती कहाँ पर है? Nobody knows. तो गलती यहाँ पर सी पर है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द hurdle हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। टू डिफेंड, अच्छा देखो यहाँ पर एक बार इन्फिनेटिव आ गया ना, टू डू हिज utmost, अब टू डिफेंड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू डिफेंड के बजाय तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost फॉर डिफेंडिंग द हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ये होना चाहिए था। तो दो इन्फिनेटिव एक साथ नहीं आते, जैसे टू डू हिज utmost टू डिफेंड नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर डिफेंडिंग द हार्डली वन, इस तरह से होगा, इसलिए सी पर गलती है। नेक्स्ट है हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? रेस्पॉन्ड, एब्जॉल्व, डिस्चार्ज, ओवरलुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। हम किस तरह से एजिंग को, एजिंग मीन्स की जो उम्र बढ़ती है, किस तरह से हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एक ऐसा चॉइस होता है जिसको हमें अक्लमंदी के साथ देखना होता है। ठीक है, तो हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। रिस्पॉन्ड करना मतलब अपने रिस्पॉन्स पेश करना, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वी विल नीड डैश अम्ब्रेला टुडे, यस बी हो जाएगा, एन अम्ब्रेला टुडे। नेक्स्ट है व्हाट टेंस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? दे गो टू कॉलेज ऑन मंडेज। कौन सा टेंस होगा ये? बस व्हाट इज आवर टेंस इन दिस? यस प्रेजेंट होगा, कि वो जाते हैं कॉलेज मंडेज को। तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। द ट्रेन लीव्स डैश 5 o'clock, हरी अप, क्या होगा? यस एट होगा, चूँकि क्लॉक टाइम के साथ हमेशा एट लगाया जाता है कि ट्रेन रवाना होती है 5 बजे, तो दिस विल बी एट 5 o'clock, हरी अप। तो कभी भी क्लॉक टाइम होता है, घड़ी का वक्त हो, तो उससे पहले जो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो एट यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया सारे? द प्लेन डैश लेट बिकॉज वन ऑफ द पैसेंजर वॉज सिक। यस, तो प्लेन टेक ऑफ होती है ना, तो सेकंड फॉर्म लगेगी तो टुक ऑफ हो जाएगा। यस, अरमुगान इज राइट, टुक ऑफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। टेंस देखना यहाँ पर बताए चारों में से सेंटेंस करेक्ट कौन सा है। वो अक्सर मंदिर जाता है। यस बी, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली। यस, क्योंकि ही के साथ ऐसे यस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, वो अक्सर मंदिर जाता है। फ्रिक्वेंटली मीन्स अक्सर, अक्सर व बेशतर। सही है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, डेली रूटीन को शो कर रहा है कि वो अक्सर जाता है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर जब आता है तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस कोई होगा जिसमें डेली रूटीन की रिपीटेड एक्शन की बात यहाँ पर की जा रही होगी। ठीक है, तो इतनी टेंसेस वगैरह तो सबको आते हैं, इतनी इंग्लिश तो आती है ना भाई, और जब मैं बता रहा होता वो चीज़ आपको समझ में आती है क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है यहाँ पर, असल में जो ग्रामर आपने पढ़ा है बचपन से आज तक उसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द काउंटर। हाँ, गिव मी द केक, वाई नॉट आ केक? प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द काउंटर। यहाँ पर हमने आ केक नहीं कहा, क्योंकि यहाँ जो हमने दी इस्तेमाल किया, दी इज एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल। डी हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल है
डेफिनेट आर्टिकल हम किसी एक उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसके बारे में हम निशानदेही कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो किसी ख़ास चीज़ की तरफ। जैसे मुझे प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द काउंटर, मुझे वो केक दो जो काउंटर पर है, तो दा लगाया गया। तो दा हम उस सूरत में लगाते हैं जब हमें डेफिनेट एक फ़िक्स चीज़ की बात करनी हो, वरना अगर हमें कॉमन चीज़ की बात करेंगे इनडेफिनेट तो फिर आ यूज़ करेंगे। जैसे गिव मी आ केक, मुझे एक केक ला कर दो, अब कहीं से भी ला कर दो मुझे नहीं पता, गिव मी आ केक। अगर मैं कहता गिव मी द केक विच इज़ ऑन द टेबल, तो वो हमें किसी खास एक केक की बात करें जो कि मेज़ पर या काउंटर पर कहीं पर रखा हुआ है। सही है भाई, तो द करेक्ट है। वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्या गलती है यहाँ पर? हमें लाजमी जाना है और कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी एक शानदार परफॉर्मेंस पर। नोबडी नोज बी ऑप्शन। देखो कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर नहीं, ऑन हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हम जब भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो ऑन यूज़ करते हैं। आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, नहीं फॉर नहीं करते कभी भी, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताए कौन सा इनमें से? डी। द क्लास विल बिगिन नेक्स्ट ट्यूसडे 6 सितंबर एट 6 PM। यस, डी विल बी द करेक्ट वन। ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ सेमी कॉलन आ गया, सेमी कॉलन की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए ए नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? इस ट्यूसडे के बाद कॉमा नहीं है तो बी नहीं होगा। और सी क्यों नहीं होगा? फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज द करेक्ट वन। वी डैश एट द फनी क्लोन्स। हम फनी क्लोन्स पर, जोकर्स पर हंस रहे थे, क्या होगा? हंसते हैं मतलब वी लाफ। वी लाफ एट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। वी लाफ एट द फनी क्लोन्स। अगर आपको लगेगा ना सर ये क्यों नहीं होगा, तो फिर मैं अच्छा वैसे वी लाफ्ड एट द फनी क्लोन्स, ये भी तो हो सकता था। डी, डी भी हो सकता था ना, क्योंकि हम वी लाफ्ड एट द फनी क्लोन्स, हम हंसे फनी क्लोन्स पर, ये भी तो करेक्ट है। तो ए और डी दोनों करेक्ट है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल भी बना सकते हैं, पास्ट सिंपल भी बना सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। हम हंसते हैं फनी क्लोन्स पर और हम हंसे फनी क्लोन्स पर, बात तो एक ही, बोथ आर सेम थिंग्स। नेक्स्ट है 90 रुपीज डैश टू मच फॉर दिस बैग। ₹90 इज टू मच फॉर दिस बैग। देखो कभी भी हम करेंसी बताते हैं ना, तो करेंसी को हम सिंगुलर काउंट करते हैं, प्लूरल काउंट नहीं करते हैं। तो 90 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग, आर नहीं लगेगा। करेंसीज अमाउंट वगैरह जो होते हैं ना, जो भी अमाउंट होता है वो सिंगुलर का उसको लेते हैं, भले उसमें एस लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 90 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग। क्लियर? समझ में आ गए सारे? जोवियल, गिव विद द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, जोवियल। जोवियल के सिनोनिम क्या होगी भाई? जैसे कि शी इज़ अ वेरी जोवियल गर्ल या ही इज़ अ वेरी जोवियल बॉय। जोवियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हंसमुख हो, हंसमुख को कहते हैं जोवियल। तो हंसमुख के लासे क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? दिस इज़ ए मैरी, एम ई से जब मैरी होता है तो उसका मतलब ये खुशी वाला है, ठीक है, मैरी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रेडी। ये तो बड़ा सिंपल है, यस, ये तो सभी बता सकते हैं क्या है इसका, डी है रेडी। तो कुछ आप लोग बताएं जो सिंपल लगे तो लाजमी जवाब देंगे। तो रेडी की स्पेलिंग तो सभी को आती है। व्हाट अ ट्रेजेडी, एक्सक्लेमेटरी, यस, क्योंकि यू कैन सी द क्लियरली, यू कैन सी द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
To choose the correct answer, so there is again a punctuation. C सही कॉमा आ गया रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, रिपोर्टेड स्पीच ये रहा, ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताएं इसमें कौन सा करेक्ट है ग्रामेटिकली। व्हाट? डी, आई डिड नॉट अकम्पनी देम, यस। इसमें ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म लग गई। डिड नॉट जब आता है तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आई डज नॉट अकम्पनी देम, आई के साथ डज आता ही नहीं। आई डो नॉट अकम्पनी, डू के साथ फर्स्ट सेकंड फॉर्म को भी नहीं आता। तो यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है सारे? नेक्स्ट है चूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कमिटी। कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है? यस, सी, कमिटी, यस, सी ओ डबल एम डबल टी डबल ई, कमिटी। नेक्स्ट है फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू फाइंड आउट व्हाट साइट डैश दिस पिल हैज ऑन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। साइड, यस, असर करती है पिल जो है वो एक शख्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो ए या बी? नॉट बी, दिस इज विल बी ए, बिकॉज ए से जब इफेक्ट लिखते हैं ना दिस इज द वर्ब, और जब बी से इफेक्ट लिखते हैं, ई से इफेक्ट लिखते हैं दिस इज द नाउन। तो वी नीड टू पुट अ वर्ब हियर ना। तो अफेक्ट इज अ वर्ब, ए से जब लिखा जाता है असर करना, और ई से जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ असर। तो अफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क है। अफेक्ट मतलब असर करना, अफेक्टेड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, अफेक्टिंग इसकी एनजी फॉर्म होती है, और इफेक्ट जो होता है ना दिस इज का मतलब सिर्फ असर, नाउन है वो एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्ब लगाना था, असर करती है तो अफेक्ट्स होगा, नाउन नहीं लगेगा, वर्ब मतलब लगेगा, ठीक है जी। तो अफेक्ट और इफेक्ट में बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है, उनको फ़र्क ही नहीं समझ में आता ए से और ई से अफेक्ट क्यों लिखते हैं। उनको लगता है ए से गलत लिखा हुआ है अफेक्ट, ई से ही होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि ई से गलत लिखा हुआ है, ए से ही होता है, जबकि आप बुक में दोनों तरह से देखते हैं, ए से भी कभी कभार लिखे तो कभी कभार ई से। और ये राज बच्चों के जहन से खुलता ही कभी नहीं कि यार फिर का डिफरेंस क्या है। तो बड़ा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बड़ा एक सिंपल सा डिफरेंस है। दिस इज द वर्ब एंड दैट इज द वर्ब, नाउन, ठीक है। वो असर है और ये है असर करना, ठीक है। नेक्स्ट डैश कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। नो आर्टिकल, नो, इसका सी हो जाएगा। द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। वाई? बिकॉज क्या नहीं, स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक रूल हमारे पास लग रहा है, दी का एक रूल होता है, द कॉमन नाउन, दिस केमल इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन। A singular common noun is denoting the whole group. आपने बचपन में एक जुमला पढ़ा होगा, the dog is a faithful animal, the cow is a useful animal. तो the dog is a faithful animal में जो dog है ना, we are not relating to a single dog. एक सिंगल डॉग के थ्रू हम पूरी दुनिया के डॉग की बात कर रहे हैं। एक सिंगल काव जुमले में इस्तेमाल करके सारी दुनिया के काव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सारी दुनिया के कैमल की बात की जा रही है। तो अगर इफ अ कॉमन नाउन इज डिनोटिंग द होल ग्रुप, देन व्हाट वी डू, वी यूज दी कैमल, ठीक है। जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल हम कहते हैं ना, इस तरह से द डोंकी इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल, इस तरह से। अगरचे सिंगल हम किसी फिक्स डंकी है, किसी फिक्स डॉग है, किसी फिक्स कैमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में मौजूद सारे कैमल की बात कर रहे हैं, एक कैमल को लिख कर यहाँ पर, समझ गए? तो दा लगेगा। दिस इज द रूल विच इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन डिनोटिंग द होल ग्रुप, तो देन वी यूज दी। क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, इसके लिए है ना कि ये तो प्रैक्टिस टेस्ट 12 हमारे पास हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, इसके लिए जो है मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने 6 to 10 जब मैं करा रहा था। अगर आपके बेसिक ग्रामर अगर किसी की वीक है ना, तो वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई यूट्यूब के अंदर ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर उसमें मौजूद है ना कम्प्लीटली, उसमें तकरीबन 30-40 लेक्चर्स होंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे, जिसमें आप बेसिक आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और जो टेंसेस होते हैं और इनके बारे में लिटिल बिट डिटेल्स आपको पता लग जाएंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड की क्लास में डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है। वो मैंने क्लास 9 क्लास जब मैं पढ़ा रहा था ना, 9 क्लास में रिकॉर्ड मैंने किया था 9 के बच्चों के लिए,
बट लेकिन कुछ बच्चों के आगे जाकर भी वो ग्रामर अच्छी नहीं रहती है ना, तो उनके लिए फिर वो चीज़ है। अब जिनको बेसिक ग्रामर के रूल्स जैसे नहीं पता तो फिर वो उस प्लेलिस्ट से देख लें, ठीक है, जो कि मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है उसमें बहुत बेसिक मैंने बताया, ए एन दी क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन में टाइप्स, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड की क्लास के अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स को खुद ही करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन अपने तौर पर, अगर नहीं आती है तो, अगर नहीं आती है तो इन केस, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ना बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर वो, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट थिंग्स, क्योंकि वो 9 के बच्चों को पढ़ाते हैं वो। अब हम एप्टीट्यूड में आके वो थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, दिस यू हैव टू नो ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश फॉर अमेरिका टुमारो, वेरी बेसिक, क्या होगा जल्दी बताएं, जल्दी जोर से बोलें। ए, शी विल लीव फॉर अमेरिका टुमारो, वो कल अमेरिका चली जाएगी। शेल लीव नहीं हो सकता क्योंकि शेल से आई और वी के साथ आता है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस बना हुआ है बेसिक, क्योंकि टुमारो आ गया ना, कल की बात कर रहे हैं तो पास्ट तो हो नहीं सकता, तो लेफ्ट तो होगा नहीं। हाँ, यस्टरडे अगर होता तो फिर लेफ्ट लगा सकते थे, सेकंड फॉर्म लीव की, ऐसे ही है। नेक्स्ट है, माई वॉच इज 5 मिनट्स डैश, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। यस, माई वॉच इज 5 मिनट्स बिहाइंड, पीछे, स्लो नहीं कह सकते, ठीक है। क्या स्लो हो सकता है? आज नहीं, बिहाइंड ही होगा ना, पीछे। अ लार्ज सम ऑफ मनी डैश स्टोलन इन लास्ट नाइट्स बैंक रॉबरी, large sum of money dash stolen in last night bank robbery, large sum of money, a large sum of money आ गया ना, तो सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंगुलर बेस करते हुए यहाँ पर was लगाएंगे, was stolen in last night, आर stolen से कहेंगे जो कि लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात की बात की जा रही, पास्ट है, तो पास्ट का ही हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, was यूज़ करेंगे। While climbing onto the mountain top, I encountered a strange animal which I had never seen before. क्या? B कह रहे हैं? Yes, while climbing onto the mountain top, I encountered a strange animal which I had never seen before. तो ये पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट के साथ आई एपोस्ट्रोफी डी लिखा हुआ है ना, तो ये असल में दिस इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई हैड। तो जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो मैं एक अजीब से जानवर को देखा जिससे पहले मैंने कभी उसको नहीं देखा था। तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल का क्लॉज आता है। एक जुमला पढ़ा था ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो जब भी पास्ट परफेक्ट आता है उसके साथ पास्ट सिंपल आता है। तो पास्ट सिंपल में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, एनकाउंटर के सेकंड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना तो आप मुझे रोक कर मुझे बेसिक चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप इसको बेसिक चीज़ बताएं। मुझे लगता है कि तो क्या मैं कभी कभार बड़ी इजी गो में पर आ रहा होता हूँ ना, चीज़ों को एकदम लग रहा है कि कुछ है ही नहीं जैसे कि, बट अगर आपको लगता है सर ये बहुत कुछ है तो आप मुझसे पूछ लें कि सर ये तो हमें नहीं पल्ले पड़ा कि क्या चीज़ हो गई, ठीक है। यू कैन क्लियरली आस्क मी, नो इशू। क्योंकि इतने बार सुबह से शाम तक मैं पढ़ाते ही रहता हूँ ना, और डेली बेस पर पता नहीं कितने लेक्चर्स में देता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कुछ भी नहीं है तो एज अ टीचर, बट एज अ स्टूडेंट अगर आपको लगता है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं कि सर ये क्या चीज़ है सर। आपने तो बस बोलते हुए चले गए, हमें तो समझ ही में नहीं आया क्या चीज़ थी। द एक्सक्यूज ही गेव वॉज एक्सट्रीमली डैश, जो बहाना उसने बनाया ना वो बहुत ही ज़्यादा डैश था। हम वैसे हम कहते हैं लेम एक्सक्यूज कहते हैं ना, लेम तो है नहीं इसमें, लेम की जगह क्या इस्तेमाल हो सकता है। डेलिकेट नाजुक, स्लाइट नाजुक, थिन पतला, फिल्मसी, बी ऑप्शन। फिल्मसी भी इसी को कहते हैं ना, तो फिल्मसी मतलब फिल्मी कहते हैं ना, फिल्मी वाला थोड़ा, कि लेम ही कह सकते हैं हम उसको। फिल्मसी मतलब ये होता है लेम, मतलब फजूल सा, मतलब बहाना उसने बनाया, फिल्मसी, तो लेम एक्सक्यूज को कह सकते हैं। साद लिव्स लाइक्स टू प्ले डैश हॉकी, एंड द क्रॉस, डी नो आर्टिकल, बिकॉज वी नेवर पुट एन आर्टिकल बिफोर एनी स्पोर्ट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं कह सकते, ही इज प्लेइंग आ क्रिकेट या इज प्लेइंग द क्रिकेट नहीं हो सकता। आई एम प्लेइंग हॉकी, स्पोर्ट्स नेम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, नॉन ऑफ दिस। क्लियर, स्पोर्ट्स नेम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आ गए सारे? क्लियर।
देखो यही सब चीज़ें करके ना आप टेस्ट में क्लियर करोगे फिर आगे बढ़ोगे। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगाते रहता हूँ डिफरेंट ना, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट जो होती है उसमें मैं लगाते रहता हूँ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी व्हाट्सएप के निकाल कर ना मैं लगाते रहता हूँ। अगर आपने देखा है तो व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेजेस करते हैं स्टूडेंट्स ना, तो जो खास तौर पे जिनका MBBS में हुआ इस साल, वो मुझसे ये कहते थे कि सर हमने आपके लेक्चर्स को वॉच किया है और लेक्चर्स को वॉच करने से बड़ा फ़ायदा हुआ और हमारे फुल मार्क्स हैं इंग्लिश में या केमिस्ट्री में किसी भी में। तो मतलब यही चीज़ें लेक्चर्स को पढ़े होंगे ना, और क्या पढ़ा था उन्होंने, तीन तरह के लेक्चर्स को किया था। जबकि मैंने तो PMC के पिछली बार सिर्फ 5 ही लेक्चर डाले थे बस, बाकी सारे तो मैं इस साल डाल रहा हूँ जैसे आगे के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, तो वो उनसे ही हो गया था ईजिली। मतलब आप भी इनको करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, इसमें देयर इज़ नो इशू एट ऑल ना। जैसे बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि सर हमने जो इंग्लिश की तैयारी थी या केमिस्ट्री की तैयारी थी वो थॉरली हमने आपके लेक्चर से ही की थी। बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जो कि सेंटर ही नहीं जाया करते थे, वो कहते हैं सर हम सेंटर की वो क्लास हम नहीं लेते हैं, फिर हम बस आपकी इन्हीं क्लासों को बस ले रहे होते हैं, जो मतलब कि जो इंग्लिश है या फिर केमिस्ट्री है हम सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स को ले रहे होते हैं जो आप क्लास में करवा रहे होते हैं, मतलब जो आप अपलोड कर देते हैं उससे भी वो हो गए। मतलब सिंपल है ना कि ईजी है कि आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि वो आप नहीं इसको क्रैक कर सकें। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश गुड। इन दोनों में से कोई एक ड्रेस जो है वो शैल लुकिंग गुड, शैल लुक गुड, शैल लुक्स गुड, बड़े सिंपल है यार ये तो। शैल लुक्स गुड, अरे शैल लुक गुड, विल ये शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना सिर्फ, ऐसे एस वाले फॉर्म तो कोई आ ही नहीं सकती, फ्यूचर सिंपल टेंस है। विल शैल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, सिंगुलर फॉर्म तो कभी नहीं आती है एस वाली। एस वाली फॉर्म तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आ सकती है बस, या शैल आ गया तो प्रेजेंट सिंपल तो बन नहीं सकता, फ्यूचर सिंपल बनेगा। और फ्यूचर सिंपल में वर्क पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लुक है। लुक्स को मैं फर्स्ट फॉर्म कहता ही नहीं हूँ, मैं इसको कहता हूँ फिफ्थ फॉर्म, मैं इसको वर्क की 5वीं फॉर्म बना देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लुक है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं कहला सकता। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में लग रहा होता है, स्पेशली सिंपल के अलावा तो कहीं लगता है ना लुक्स, वो भी उस सूरत में लगता है जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, आयशा गोज टू स्कूल, ऐसे ही होता है ना। तो हम तो उसको फर्स्ट फॉर्म मानते ही नहीं, मैं इसको 5वीं फॉर्म कह देता हूँ। बच्चे बोलते सर ये आप क्या बात करते हैं, 5वीं फॉर्म कहाँ से ईजाद कर दिया आपने। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए चूँकि फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, प्रेजेंट सिंपल है जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी आता है और समटाइम्स 5वीं फॉर्म भी आ जाती है। और 5वीं फॉर्म कब लगती है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होता है। ऐसे ही है ना भाई, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात तो मैं नहीं कर रहा आपके सामने कि सर ये तो हमने स्कूल में पढ़ा ही नहीं था जो आपने बात बता दी, सभी पढ़ा था। वो अलग बात है कि दिमाग के किसी गोशे में छुपा हुआ है, वो निकालना है बस उसको खींच के कॉन्सेप्ट्स को। माशाल्लाह सभी अच्छे स्कूल से पढ़कर निकले होंगे और सबने क्लासेस अटेंड की होंगी, इंग्लिश की क्लासेस में अटेंटिव भी होते होंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, बट वो है ना कहीं पर छुपी भी होती है ना, निकालना पड़ता है वहाँ से। फिर याद भी आती है कभी स्कूल की, यार हाँ फला मिस ने बताया था, फला सर ने तो यही बात बताई थी जो सर बता रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ। ऐसी बात है ना, आप पूरी क्लास में आप पूरे 1 घंटा में लेक्चर दूंगा, आप 2 या 3 नई बातें मुझसे सीखोगे, बाकी सब चीज़ें पुरानी रिव्यू हो रही होंगी। ग्रामर यही है, 1 क्लास से पढ़ रहे हैं तो हम नई चीज़ कैसे पढ़ा सकते हैं। 12 साल ग्रामर आप पढ़ चुके हैं, मैं 13वें साल को नई चीज़ तो नहीं पढ़ाऊंगा ना ग्रामर में, आपको पुरानी ही चीज़ रिव्यू हो रही होगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जो ग्रामर चेंज तो नहीं हुई ना भाई, जो ग्रामर इंग्लिश की पहले थी आज भी वही है। अब थोड़ी ना हो गया कि सन 2022 में प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश चेंज हो गई है भाई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आज से रूल चेंज कर दिया मैंने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, ग्रामर तो सेम रहेगी, जैसे पहले थी वैसे ही आज रहेगी, क्लियर है ना। तो आपको डरना नहीं है इसमें आपको। नेक्स्ट, इनन्यूमरेबल ये क्या मतलब होता है, सिनोनियम है इनन्यूमरेबल, जिसको गिना ना जा सके, बहुत ज़्यादा। सी ऑप्शन हो जाएगा, काउंटलेस, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड भी कह सकते हैं उसको। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कौन सा जुमला है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। जब हैवी रेनिंग होती है ना तो कैट्स एंड डॉग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस हम बता रहे हैं कि बहुत गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, तो ए ऑप्शन है डिक्लेरेटिव है। कैट्स एंड डॉग्स क्या मतलब, फिर मैं बता रहा हूँ कुत्ते बिल्ली नहीं बरसते, इसमें असल में होता ही है कि बारिश में बहुत तेज़ बारिश होती है तो कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, थंडर एंड बोल्ट्स के साथ अगर कोई बारिश हो रही है तो। वैसे बारिशें कभी कभार होती हैं किसी स्पीशीज़ के साथ होती हैं, सुना है बांग्लादेश में मछलियों की बारिश हुई थी एक बार, सुना है ऐसा, मछलियों की बारिश भी कहीं कहीं पर होती है वो, आई डोंट नो कि
ये मैंने सुना है इसके बारे में, मछलियों की बारिश हुई है और तस्वीरें भी देखी हैं, मतलब वीडियोस में भी देखा है। अब वो किस तरह से होती है, मतलब इसके मैकेनिज्म मुझे नहीं पता, बिकॉज वो मतलब एवोपरेशन हुई तो इतनी फोर्स के साथ एवोपरेशन हुई कि वो मछलियों को भी बादलों की तरफ उठा लिया गया एवोपरेशन के साथ। वाटर मॉलिक्यूल्स तो मान ले तो ऊपर चले गए, लेकिन मछलियाँ कैसे गई और कैसे बरसी दोबारा से, इतनी ज़्यादा एवोपरेशन तो नहीं सुनने में आई। लेकिन आप इंटरनेट पे भी गूगल करोगे तो आपको फिश रेन वगैरह के बारे में चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक फिनोमिना है, फिश रेन कैसे हो सकती है, यकीनन कोई फिजिक्स अप्लाई हो रही होगी उसके अंदर। ठीक है, आई डोंट नो, ये आप खुद रिसर्च करें। लेकिन कुत्ते और बिल्ली तो नहीं बरसते कभी भी, ये तो बहुत भारी होते हैं वो, उनको तो किसी भी सूरत में नहीं उठाया जा सकता ऊपर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो दोबारा आ गया थे एक्सेप्ट, वही वाला ना, ए से। अच्छा, एक एक्सेप्ट ए से भी होता है, कबूल वाला ना, ACCEPT एक्सेप्ट वाला, लेकिन ये ई से होगा, सिवाय वाला है। द ओल्ड मैन डैश येल एट द बॉयज हु टीज्ड हिम। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है उन लड़कों पर जो उन्हें तंग करते हैं, जो से या जिन्होंने उसे तंग किया। नहीं, चूंकि टीज्ड आ गया ना, तो पास इंडेफिनिट आया तो यहाँ पर ही पास इंडेफिनिट लगेगा। तो क्या होना चाहिए, मतलब बूढ़ा इंसान चिल्लाता है, नहीं, बूढ़ा इंसान चिल्लाया उन लड़कों पर जिन्होंने उसको तंग किया, तो क्या हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा, येल्ड। खाना वाना खा के नहीं आता, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है, येल्ड, चिल्लाया। ठीक है, तो आप हल्का बोलेंगे ना, मेरी आवाज़ भी हल्की हो जाएगी, आप तेज़ बोलेंगे, मैं भी तेज़ बोलूँगा। द स्टूडेंट्स क्लीन्ड अप आफ्टर दे फिनिश द एक्सपेरिमेंट। कौन सा सेंटेंस है ये, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस। देखो, तीन तरह के सेंटेंस मतलब जुड़ते हैं ना, जो क्लॉज की हम बात करते हैं, तो तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक बनता है सिंपल, एक बनता है कंपाउंड, और एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो एक क्लॉज जिसके अंदर हो, बस सिंपल सेंटेंस, आई एम योर टीचर, ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंस से मिलकर बनता है या दो क्लॉज से मिलकर बनता है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के क्या मतलब होता है कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो अपने मायने पूरे देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे आई एम योर टीचर एंड आई एम टीचिंग यू, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज आई एम ए टीचर, कंप्लीट सेंस, आई एम टीचिंग यू, कंप्लीट सेंस, दोनों को बुलाया तो कंपाउंड सेंटेंस बना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, याद आ गया आपको, ठीक है। तो जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, एक अपने मुकम्मल मायने देगा और एक अपने मुकम्मल मायने नहीं देगा, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट है, जो मुकम्मल मायने नहीं देता, और इंडिपेंडेंट मुकम्मल मायने देता है, आज़ाद होता है वो, मतलब अकेले। द स्टूडेंट्स क्लीन्ड अप, लड़कों ने, तालिब इल्मों ने सफाई की, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर दे फिनिश द एक्सपेरिमेंट, अपना तजुर्बा ख़त्म करने के बाद। अब देखो, ये वाला क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट है, तजुर्बा ख़त्म करने के बाद, मायने पूरे नहीं हुए, तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो, तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ही क्लॉज होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट होगा वो। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, कंजंक्शन के साथ जुड़े होंगे, और कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास होगा, ठीक है। क्लियर है सारे, कोई मसला? नेक्स्ट, ग्लिसनिंग। क्या मतलब होता है ग्लिसनिंग के? मैट्रिक क्लास में एक पोम थी, देयर इज अ गुड टाइम कमिंग, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, द अर्थ शैल ग्लिसन इन द रे, ये ज़मीन चमकेगी रोशनी में, किरणों में। तो ग्लिसन, बोलो लबीबा, क्या जोर से बोले? ऑप्शन डी, यस, स्पार्कलिंग और शाइनिंग, यस, डी, चमकना और जगमगाना, स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग, डी इज करेक्ट, लबीबा इज राइट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, लेंथ की करेक्ट स्पेलिंग, ये तो सबको बता देना चाहिए, लेंथ, ठीक है। सी भी वही है, यस, गलती की है उन्होंने। चलो नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश डाइड फॉर द कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, आ गया ना, सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज डाइड फॉर द कंट्री। आ लार्ज नंबर हो गया ना, आ गया तो उसका हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो हैव नहीं होगा,
ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट सही है। पिछली बार 100 क्वेश्चन किए थे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 120 सवाल करते हैं, ठीक है। पिछली बार 100 कर लिए थे वैसे। द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर डैश मिसिंग आफ्टर द फ्लड्स। अब एज वेल एज का मैंने क्या बताया था, एज वेल एज आ जाए ना अगर, तो फिर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, देयर मदर ये नहीं देखेंगे। तो द चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, आर, यस। मदर को देखते हुए इज नहीं लगा देना है, मैं फिर बता रहा हूँ। एज वेल एज जब आएगा तो सूरत में फर्स्ट वाला देखेंगे, और अगर नाइदर नॉर आइदर और आएगा तो सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है ये, कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को अग्री करे लास्ट में। डैश नोस दैट डैलस इज नॉट द कैपिटल ऑफ टेक्सास। यस, नॉट एवरीवन नोस दैट डैलस इज नॉट द कैपिटल ऑफ टेक्सास। हर कोई नहीं जानता कि टेक्सास, डैलस जो है वो टेक्सास का कैपिटल नहीं है। डैलस एक सिटी है अमेरिका में, टेक्सास स्टेट के अंदर, तो है क्या कैपिटल वैसे पता है आपको? ऐसे जीके का एक सवाल है कि टेक्सास जो स्टेट है अमेरिका का, उसका कैपिटल क्या है? नहीं, टेक्सास नहीं, डैलस तो है ही नहीं ना। डैलस का एक शहर है उसका, बॉस्टन। बॉस्टन, तो बॉस्टन सिटी का नाम सुना है, तो बॉस्टन इज द कैपिटल ऑफ टेक्सास। मतलब अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान में 4 सूबे हैं ना, सब हर एक प्रोविंस का अपना एक कैपिटल है। जैसे बलूचिस्तान का कोयटा है, केपीके का पेशावर है, इस तरह से पाकिस्तान कराची, वो सिंध का कराची है। बिल्कुल ऐसे यूएसए के भी हर स्टेट के अलग अलग कैपिटल है। न्यूयॉर्क का कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क का जो कैपिटल उसका न्यूयॉर्क के नाम पर ही है, उसको न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है, NYC शॉर्ट में कहते हैं। अच्छा, इस तरह वाशिंगटन का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन स्टेट का, उसका कैपिटल वाशिंगटन ही है, वाशिंगटन DC बोलते हैं उसको, पूरा नाम है, नहीं पता। अच्छा, लेस वेगस जो है वो किस स्टेट का? नेवाडा है कि उसका कैपिटल लेस वेगस है, नहीं सुना है आप लोगों ने? कैलिफोर्निया का कैपिटल क्या है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, राइट। चलो कुछ तो बोला तुमने। लॉस एंजलिस जो है वो दिस इज द कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ऐसा हर स्टेट के अलग अलग कैपिटल्स हैं। वो जब हम KU की तैयारी करते हैं ना, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट, उसमें GK आता है ना 20 मार्क्स का, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन NED के टेस्ट में और इस तरह से, और जो MBBS है उसमें GK नहीं आता, जनरल नॉलेज नहीं आता उसमें। बट KU जो अप्लाई करता है ना फार्मेसी के लिए, फॉर्म D वगैरह, उसके टेस्ट में आ रहा होता है, तो वहाँ ये सब पढ़ाते हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे ना, GK के भी बहुत सारे लेक्चर आपको उसके अंदर मिलेंगे, जनरल नॉलेज के, तो वो आपके लिए नहीं है, वो उसके लिए आपके लिए नहीं है। अगर आप इंशाल्लाह आप MD कैट और NED के टेस्ट निकाल दो, क्योंकि अगर आप वो निकाल लेते हैं ना तो आप KU में जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बट खुदा ना खास्ता अगर आप MBBS का टेस्ट नहीं निकाल पाते या NED का टेस्ट नहीं निकाल पाते, तो फाइनली आपको KU ही जाना पड़ता है, कराची यूनिवर्सिटी। और बहुत बड़ी तादाद में जाना पड़ता है, जो कि आपको पता है सीट्स लिमिटेड है MBBS की और KU की। अब कुछ ही बच्चों को मिलेगी MBBS और NED, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो घर तो नहीं बैठेंगे, तो कराची यूनिवर्सिटी उनके लिए, मतलब उसमें बहुत बच्चे जाते हैं, बट वो फिर बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, वो सेकंड प्रायोरिटी होती है कि अगर नहीं हुआ तो फिर फार्मेसी कर लेंगे, जैसे लबीबा ने बताया था कि फार्मेसी कर लेंगे, तो अलग चीज़। तो लेकिन पहले तो MBBS ही होता है ना भाई, हर सोच इंसान पहले बड़ी रखता है, उसके बाद सोच को बंदा थोड़ा कम करते रहता है, चलो यार उसमें नहीं, उसमें ले लेते हैं। कैटलिस्ट, वैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, उसी तरह का काम करेगा ये। कैटलिस्ट किसे कहता है? कैटलिस्ट कर क्या आ रहा होता है रिएक्शन के अंदर? तेज या स्लो करता है, मतलब उसकी स्पीड में चेंजिंग ला रहा होता है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? कैटलिस्ट किसे कह सकते हैं? B, पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ चेंज, जो किसी चीज़ में तब्दीली लेकर आए। तो कैटलिस्ट हम किसी, जरूरी नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री में कह सकते हैं, हम एक नॉर्मल डेली लाइफ में भी कैटलिस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटालिटिक इफेक्ट, जैसे द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इमरान खान हैज़ मेड अ कैटालिटिक इफेक्ट इन पाकिस्तान। अब वो अलग बात है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के नेगेटिव कैटलिस्ट, इस पर बातें नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो आप खुद सोच लीजिएगा कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया है कि नेगेटिव कैटलिस्ट का काम किया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट? मिसेस सज्जाद हु वाज सिटिंग बिहाइंड द डेस्क गेव मी अ बिग स्माइल। यस, वेल डन। सी। अच्छा देखो, 2 कॉमे के बीच में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, असल में ब्रैकेट का अल्टरनेटिव होता है ये। मतलब अब 2 कॉमा के बीच में जो लिखा हुआ है ना, मतलब दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग मिसेस सज्जाद। मिसेस सज्जाद, अगर ये हटा भी तो जुमला कंप्लीट है। मिसेस सज्जाद
गेव मी अ बिग स्माइल, उन्होंने मुझे मुस्कुराया, मुझे देखकर वो मुस्कुराई। लेकिन अब ये क्या, मिसेस सज्जाद हु वॉज सिटिंग बिहाइंड द डेस्क, ये एक्सप्लेन कर रहे मिसेस सज्जाद को जो डेस्क के पीछे बैठी हैं, उन्होंने मुझे स्माइल दिया। मतलब ये जस्ट दो कॉमा के बीच में जो लिखा होता है ना समटाइम्स, वो ब्रैकेट का अल्टरनेटिव होता है। ब्रैकेट में भी तो हम यही करते हैं ना, इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर? वी डैश विजिट द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड आवर सेल्फ द मोस्ट दिस टाइम। यस, फिर बोले बी, गलत हो गया। मैंने अभी आपको बताया, देखो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आएगा, कभी भी प्रेजेंट नहीं आ सकता। अगर पास्ट के साथ अगर आपने प्रेजेंट अगर लगा दिया तो असल में आपने गुनाह कबीरा कर दिया। गुनाह कबीरा जिसकी माफ़ी ही कोई नहीं है, तो यस डी हो जाएगा ना भाई। तो पास्ट वो सिंपल आया है ना, एंजॉयड आया है, तो सेकंड फॉर्म लगी है ना, पास्ट इंडेफिनिट पे पास्ट परफेक्ट लगेगा, तो हैड एंजॉयड होगा। तो हमने प्रेजेंट कैसे लगा दिया पास्ट के साथ? प्रेजेंट के साथ पास्ट कभी जिंदगी में नहीं देखोगे लगा हुआ, मतलब आखिरी सांस तक आपको नहीं दिखेगा जिंदगी में प्रेजेंट के साथ पास्ट लग रहा है। पास्ट के साथ पास्ट ही लगेगा, जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 पे आ गए हम। मतलब लगभग 40 सवाल, बल्कि नहीं 60 क्वेश्चंस हो गए अब तक, क्योंकि हर में 10-20 हैं। आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। बड़ा सिंपल है, कहाँ गलती है? कौन ढूंढेगा गलती को इस सेंटेंस के अंदर? आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। यस, फर्स्ट 2 चैप्टर, रमजान इज राइट, सही। फर्स्ट 2 चैप्टर होगा ना, 2 फर्स्ट चैप्टर थोड़ी ना होगा कि पहले 2 चैप्टर जो है वो बुक के एक मुझे इंटरेस्टिंग लगे, 2 पहले चैप्टर थोड़ी ना हो सकता है। I can't display more books. There aren't enough dash to put them on. बड़ा सिंपल है भाई, मैं और किताबें नहीं डिस्प्ले कर सकता क्योंकि काफ़ी डैश नहीं है मेरे पास उन्हें रखने के लिए। सी होगा, शेल्फ्स, जो किताबों को शेल्फ में रखा जाता है। बेस्ट आंसर यहाँ पर शेल्फ्स है। माइकल डैश एब्सेंट यस्टरडे, अरे बड़ा सिंपल है, माइकल वॉज एब्सेंट यस्टरडे, पास्ट सिंपल टेंस है। Neither you nor your sister should dash to them, ये बड़ा सिंपल है। देखो शुड जो है ना, शुड यहाँ पर आ गया, कौन सा वर्ब कहलाता है? मॉडल वर्ब कहलाता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन से फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, टॉक टू देम। The plants dash in the absence of water. Dies. Yes, bee died in the absence of water. पौधे मर गए। डाइस क्यों नहीं हो सकता? जगह प्लांट से भाई, प्लांट थोड़ी ना जो डाइस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखें, अब इतना भी हल्के में ना ले, इतना आसान भी नहीं, थोड़ा सा सोचें भी सही। आपने तो बिल्कुल हल्के में ले लिया उसको। कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा सोचो। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? बी, यस, स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है शुड नॉट को स्टूडेंट की सूरत में। यस, इस तरह नहीं लिख सकते कि मतलब बाकी चीज़ें गलत है ना, स्टूडेंट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका कंडेंस फॉर्म है। क्लियर है? सो व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर डैश ब्रेकफास्ट? हाँ जी, नाश्ते में आप क्या खाते हैं? क्या? सी। आप क्या खाते हो नाश्ते में? कुछ भी नहीं खाते हो, डायरेक्ट खाना खाते हो? लंच। वाह भाई, नाश्ता करना ज़रूरी है भाई। तुम क्या करते हो सभी नाश्ते में? ऑमलेट, सिर्फ ऑमलेट, रोटी नहीं, ब्रेड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑमलेट, ब्रेड विद ऑमलेट। ओके, आप क्या खाते हो? नाश्ता करते ही नहीं हो, डायरेक्ट लंच, ब्रंच कहते हैं उसको, ब्रंच करते हैं आजकल बच्चे डायरेक्ट, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच। आप क्या करते हो? तो नॉर्मली यही होता है हमारा देसी नाश्ता। आप क्या करते हो? ये चीज़ है ना, ये तगड़ा नाश्ता है। पराठे डायरेक्ट। हाँ नहीं, सिंपल सी बात है, ब्रेड तो मुझे भी नहीं चलता, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, थोड़ा सा तो हैवी हो।
तो सेम आई आई तो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी फिर बोलेंगे क्या? ठीक है, बट हैवी होना है नाश्ता, तो दैट से बात थोड़ा सा हैवी ही होना चाहिए। रात का खाना थोड़ा बड़े लाइट, हम रिवर्स करते हैं ना, हमारा उल्टा हिसाब है, हम नाश्ता हल्का करते हैं और रात का खाना हैवी कर देते हैं। जबकि इसका ऐसा होना नहीं चाहिए, रात का खाना लाइट होना चाहिए, सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। अब पंजाब वगैरह में जाएँ आप, देखो उनका नाश्ता, आप परेशान हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा करते हैं। चलो, तो व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तो ब्रेकफास्ट इज एक्चुअली मील टाइम ना, मील है ये, एक तरह का मील है ये। अब जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, या हाई टी हो गई, सपर हो गया, तो वो उन सब से, तो मील से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो ये डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। तो व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? हम ब्रेकफास्ट डायरेक्ट कहते हैं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, दा ब्रेकफास्ट या आप ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं। अब ब्रेकफास्ट के अलावा कोई भी हो जाए, अब जैसे कि अब ब्रेकफास्ट हम करते हैं, फिर जैसे अभी आप लोगों ने बताया नाश्ता नहीं करते हैं आप लोग, तो वो ब्रंच करते हैं, फिर वो ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच मिला लेते हैं, तो इस तरह से फिर लंच होता है, लंच मेन जो मील होती है। लंच के बाद फिर शाम का नाश्ता करते हैं, शाम के नाश्ते को क्या कहा जाता है? दिस इज़ हाई टी। हाई टी पैकेजेस होते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, हाई टी शाम का नाश्ता जिसको हम कहते हैं, समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये शाम का नाश्ता। हाई टी के बाद फिर फाइनली क्या होता है? डिनर होता है, डिनर होता है रात में। और डिनर के बाद कभी कभार ना लोगों को दोबारा से भूख लग जाती है, यस दैट इज़ कॉल्ड सपर। सपर इज़ द सेकेंड मील या लेट नाइट जो आप मील लेते हैं नॉर्मली, है ना। 10 बजे खा लें, उसके बाद 1 बजे तक जागे में, रात के 2 बजे तक, फिर दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाती है, फिर सफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी मील टाइम से पहले ना कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, वी नेवर यूज एन आर्टिकल बिफोर एनी मील टाइम। नेक्स्ट है, शी डैश वर्क इन द फैक्ट्री फॉर 15 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। सी हो जाएगा, यस शी विल हैव बीन वर्किंग, यस, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये, बिकॉज यहाँ फॉर आ गया, फॉर 15 ईयर्स, सिंस फॉर आ गया, इसका मतलब पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर सिर्फ यही है, चूंकि ये फ्यूचर सिंपल है और ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, विल हैव बीन के साथ वर्क की। अच्छा, ये वॉरिंग लिखा हुआ है, वर्किंग होगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। हैड वर्क तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल में तो हेड लगा ही नहीं सकते थे ना, ये पास्ट की बात हो जाएगी। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर लग रहा है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड शेक्सपियर। शेक्सपियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर है ये, असल में नाम है, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, दिस इज एक्चुअली द एलिजाबेथन पोइट है विलियम शेक्सपियर। आपने इनकी शायरी भी पढ़ी है फर्स्ट सेकेंड ईयर में, द सेवन एजेस ऑफ मैन, सेकेंड ईयर में उन्होंने लिखा विलियम शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर की स्पेलिंग पूछ रहे थे, दिस इज शेक्सपियर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सब इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, दैट्स वाई शायद क्या पता, इसलिए पूछा है इसकी स्पेलिंग शेक्सपियर की, ठीक है भाई। 15 टेस्ट नंबर 80 हो गए, ठीक है ना, अभी 100 हो जाएंगे इस पे करने से इसको। चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन है या आर्टिकल भी है? सी, समर अबाउट एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अ पेयर, यस सी करेक्ट। इससे पहले एक और एमसीक्यूज किया है ऐसा, ब्लैंक्स की सूरत में था वो। डू यू वेयर डैश यूनिफॉर्म टू स्कूल? आ यूनिफॉर्म, एन नहीं लगेगा। वाउल नहीं देखते हैं, हमेशा इसको याद रखना है बच्चों, कभी भी ना वाउल नहीं देखना। हम क्या करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वाउल अगर आ गया ना तो वाउल से पहले एन लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो उससे पहले हम क्या कर देंगे? आ लगा देंगे। सो दिस इज नॉट द करेक्ट कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देखोगे तो। ऐसा तो आप यूनिफॉर्म पे भी यू है, वाउल है तो आप एन लगा दोगे इसके अंदर, जबकि एन यहाँ पर सही नहीं होगा। हम बात करते हैं वाउल साउंड आना चाहिए, वाउल नहीं आना चाहिए, बल्कि वाउल साउंड आना चाहिए। वाउल साउंड किस साउंड को कहते हैं भाई? अलिफ का जो साउंड होता है, इसको बीइंग अ पाकिस्तानी पर्सन हम इसको इस तरह कहते हैं, अलिफ का साउंड। अगर अलिफ का साउंड आता है ना तो एन लगेगा, अगर अलिफ का साउंड नहीं आता तो एन नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म, ये का साउंड आ रहा है ना, यूनिफॉर्म, इसलिए हम यहाँ पर आ यूनिफॉर्म कहेंगे। यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी कभी नहीं होता, अगर यू से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट, आ यूनिट है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, आ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सब में ये का साउंड दे रहे हैं यू। अब उस तरह से 1 रुपी नोट, आ 1 रुपी नोट के एन 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, आ 1 रुपी नोट होगा कि एन 1 रुपी नोट होगा?
है ना, चूंकि वन जो है ना अगरचे ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वाव का साउंड दे रहा है, तो फिर यस ₹1 नोट हो जाएगा ये हमारे पास। और ये ओ एन ई वन जो है ना, ये समझ जाए कि एक बड़ा स्पेशल टाइप का एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। असल में बचपन से पढ़ रहे हैं इसलिए हमने कभी और नहीं किया। ये वन की जो स्पेलिंग है ना करेक्ट ये है ना, WON, ये है वन, ये तो वन हो ही नहीं सकता। ONE वन कैसे हो सकता है? कभी आपने सोचा है? अगर आप इसकी हिज्जे करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। ON तो ऑन होता है ना, तो ऑन ही होना चाहिए था उसको। वन कैसे हो सकता है? वन तो किसी भी इंग्लिश के रूल से ये वन नहीं है ना देखा जाए तो। लेकिन बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि वन क्यों है ये। वन तो ये होता है, बट उसको भी वन ही पढ़ते हैं। ये अजीब सा ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वाहिद ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड वन होता है, जो कि ओ से स्टार्ट होकर अलिफ का साउंड नहीं देता। वरना हर ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड अलिफ के साउंड देता है। ऑरेंज, ऑनियन, है ना, बहुत सारे, ऑक्सफोर्ड, हर अलिफ के साउंड देगा, बस ये नहीं देता। नेक्स्ट है वी डैश टू स्कूल एवरी डे। बहुत सिंपल है। सी, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। बी हो जाएगा ना, प्रेजेंट सिंपल है, रिपीटेड एक्शन है, एवरी डे आ गया। द सन डैश इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। हाँ, उल्टा लिख दिया इसमें द सन इन द ईस्ट होना चाहिए ना ये, अब सही है। सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो मशरिक के लिए क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल बताओ क्या होगा? ए, अरे ए कहाँ से हो जाएगा बच्चे? ये सन प्रेजेंट सिंपल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। 5 क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाई है, ट्रांसलेशन याद करके चला आया था स्कूल में। ये द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो राइजेस होगा ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ऐसे एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। सही है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट इज आई थिंक डैश ब्रेड इज स्टेल। स्टेल मतलब खराब हो जाना। मुझे लगता है कि ये ब्रेड खराब हो चुकी है। सी, द ब्रेड इज स्टेल। अब खास मील टाइम, मील नहीं कह रहा था मैं, असल में जो चीज़ थी वो जो मैं वहाँ बता रहा था, मील टाइम की बात कर रहा था। मील के जो औकात हैं, खाने की बात नहीं कर रहा था। जैसे आई एम ईटिंग अ पिज़्ज़ा, तो आई एम ईटिंग अ पिज़्ज़ा तो कहते हैं ना भाई, गेट मी अ पिज़्ज़ा। तो खाने से पहले तो लगा सकते हैं, लेकिन खाने के औकात से पहले नहीं लगाते। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस तरह से। आसिफ ट्राइड टू स्टॉप द कार बट द डैश डिड नॉट वर्क एंड ही हिट अ पोल। ठीक है, सो नेक्स्ट है आसिफ ट्राइड टू स्टॉप द कार बट द डैश डिड नॉट वर्क एंड ही हिट अ पोल। ए, ब्रेक्स डिड नॉट वर्क। ठीक है, ब्रेक ने काम नहीं किया और उसने हिट कर दिया पोल को। योर परफॉर्मेंस डैश आवर एक्सपेक्टेशंस, एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। यस, एक्सीडेड मतलब बढ़ जाना, कि हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है, तो एक्सीडेड। एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। सेकंड फॉर्म उसके लगी भी एक्सीडेड। यू कैन नॉट ईट दैट मैंगो, इट इज़ नॉट डैश येट। सी, राइप। यस, अरमान इज राइट। राइप मतलब पका हुआ होना, तो अभी ये आम नहीं खा सकते, जो कि अभी ये पका नहीं है, राइप नहीं हुआ है। ठीक है। इफ़ यू डैश एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। अगर तुम अभी शुरू करोगे तो तुम 6 बजे तक पहुंच जाओगे। इफ यू, क्या सी या ए? सी क्यों होगा? यू के साथ थोड़ी ना ऐसे एस लगता है। ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ लगता है। यू स्टार्ट एट वंस, यू कैन रीच बाय 6 o'clock। ठीक है, क्लियर है? अ लॉट ऑफ हाउसेस डैश collapsed ड्यू टू द storm। बहुत से घर टूट गए तूफान की वजह से। क्या हो जाएगा? क्या? जोर से बोले। डी, वर्ड कोलैप्स्ड। यस, डी ऑप्शन। नन डैश नन अंडर द सन है। अरे भाई गलत है। नन डैश नन, ये क्या चीज होती है? नन इज नन, नन आर नन, ये तो सही चीज नहीं है। देयर इज अ मिस्टेक इन द, तो इसको छोड़ दो। द बुक इज अबाउट डैश मैन हु लिव्स ऑन डैश स्मॉल आइलैंड। ये बुक एक इंसान के बारे में थी जो कि एक छोटे से
आइलैंड में, जजीरे में रहता था। क्या होगा भाई, जोर से बोले। बी, द बुक इज अबाउट अ मैन हु लिव्स ऑन अ स्मॉल आइलैंड। यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट टेंस, ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। सही, क्लियर है सारे, समझ में आ गए सारे? हाँ भाई, पंक्चुएशन है। सी, when Sheila arrived, she said, "Please fix me some hot tea. I am so cold." Yes, C करेक्ट। ठीक है, पंक्चुएशन था तो सी में सारे पंक्चुएशन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम दिस बुक। कहाँ पर गलती है? स्पॉटिंग एरर है, एरर स्पॉट करें, इसमें से क्या गलती है? नहीं पता? डी पर गलती है, क्योंकि यहां पर जो है ना फ्रॉम दिस बुक नहीं होना चाहिए था, इन दिस बुक होना चाहिए था। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। इस किताब में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इन दिस बुक होगा, ठीक है, फ्रॉम दिस बुक नहीं होगा। विच वन इज करेक्ट? टेंस देखे कौन सा करेक्ट है इनमें से? कोई एक जुमला सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, हेड शी क्लीन हर हाउस, ये तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इज दैट शी क्लीन हर होम, ये भी गलत है, इज दैट तो होता ही नहीं है। डिड शी क्लीन हर होम, ये हो सकता है। हैज शी क्लीन हर होम, तो इसमें क्या गलती है डी में? क्या उसने अपना घर साफ कर लिया? पास डेफिनेट का ये नेगेटिव बना हुआ है। हैज शी क्लीन हर होम, क्या वो अपना घर साफ कर चुकी है? तो डी भी तो सही है, दोनों करेक्ट है, सी और डी। ए और बी बस गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 100 क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने पिछले से रिकॉर्ड से आगे बढ़ना था, जैसे कि मैंने बताया। तो सवाल नंबर 101 शुरू हो गया यहाँ पे, 101। एक्सक्यूज मी, कुड यू डैश मी द वे टू द टाउन हॉल? माफ कीजिएगा, क्या मुझे बता सकते हैं टाउन हॉल का रास्ता? डी, टेल। Could you tell me the way to the town hall? Choose the correct spelling. Until की correct spelling? Until. सिंगल आता है ना until में। Choose the correct sentence. Punctuation है, क्या होगा? B. The weather in August का कैपिटल is usually very humid, full stop. Yes. क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया एंड में, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है ही नहीं। द वेदर इन अगस्त, एक स्मॉल हो गया। द वेदर इन अगस्त इज यूजुअली वेरी ह्यूमिड, एच स्मॉल कैपिटल की जरूरत ही नहीं थी, ह्यूमिड मतलब तो कॉमन नाउन है, तो एच स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अरबवाने से का भी करेक्ट है। तो इट्स सेल्डम रेन हियर इन फेब्रुअरी। सेल्डम मतलब शाज़ो नादिर, मुश्किल से ही कभी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास। प्रेजेंट सिंपल में बनता है ये हमेशा ना, वो मुश्किल से ही बारिश होती है फरवरी में। यस, इट सेल्डम रेन्स, क्योंकि इट आ गया ही शीट के साथ, ऐसे यस लगता है। इट सेल्डम रेन्स हियर इन फेब्रुअरी। डैश एप्पल हटे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ जी, क्या हो जाएगा? बी, एन एप्पल हटे कीप्स द डॉक्टर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द थीफ हैज डैश ऑल माई बिलोंगिंग्स। यस, द थीफ हैज रॉब्ड ऑल माई बिलोंगिंग्स, उसने लूट लिया मेरे तमाम बिलोंगिंग्स को। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग देखें। नाइट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? वैसे कुछ लोग SMS में NIT भी लिख देते हैं, बट करेक्ट स्पेलिंग इज दिस वन। नेक्स्ट इज वी विल अरेंज अ पार्टी सून। दिस सेंटेंस शोज
सारे प्रेजेंट भी आएगा क्या? फ्यूचर है ये, विल आ गया यहाँ पर। प्रेजेंट सारे प्रेजेंट थोड़ी ना होते हैं। विल आ गया ना, वी विल अरेंज अ पार्टी सून, तो विल तो फ्यूचर में आएगा। वी आर लिविंग, आर यू रेडी? नॉट डैश, गिव मी 10 मिनट्स। Not yet. यस, नॉट येट, अभी नहीं, मुझे 10 मिनट और दो। ठीक है, शायद किसको, लड़की शायद को कह रही है, दैट्स वाई। तो कहते हैं कि वी आर लिविंग, आर यू रेडी? वो कहती है नॉट येट, गिव मी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब 1 घंटा तो है मिनिमम, कम से कम। द रेन डैश कंटिन्यू इन टू द इवनिंग, रेनिंग द पिकनिक प्लान्स। Continue. See. Yes, the rain continued into the evening, raining the picnic plans. मतलब जो बारिश है वो शाम तक जारी रही, और जिससे हमारा तबाह हो गया हमारे पिकनिक का जो प्लान है। ठीक, नेक्स्ट है ये पंक्चुएशन है, करेक्ट मार्किंग करें इसमें। तो व्हाट विल बी द करेक्ट वन? B और C एक ही है। बी और सी एक ही नहीं है, डी कैपिटल डी स्मॉल। सर C। सी देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस, ये ऑथर हैं अमेरिकन। चार्ल्स डिकेंस रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज। क्योंकि देखो, जब भी कोई किताबों का नाम लिखा जाता है ना, तो प्रेपोजिशंस को छोड़कर बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल किया जाता है स्टार्टिंग। बुक्स के नेम का रूल होता है, ये टाइटल्स जब लिखे जाते हैं बुक्स के ना, तो इसलिए सी नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर टू सिटीज़ का टी और सी स्मॉल है, डी होना चाहिए। देख लेते हैं। सर इसमें कॉमन ही कर दो, A। यस, फिर ए हो जाएगा हमारे पास। यस, चार्ल्स डिकेंस रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज कॉमा लिटिल डॉरिट कॉमा क्रिसमस कैरल एंड ब्लीक हाउस अमंग्स अदर। यस, ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम किसी बुक का टाइटल लिखते हैं ना, तो जो प्रेपोजिशंस को छोड़कर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लिखते हैं। आपने कभी ऐसा देखा होगा, जैसे कोई भी, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड लिख रहे हैं तो दा लिखा गया, फिर वॉइस लिखा जाता है, फिर ओ छोटा हो जाता है, फिर गॉड का जी बड़ा हो जाता है। तो ऑफ, एन, इन, ऑन, ये सब तो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, बाकी कैपिटल में लिखा जाता है। टाइटल्स देते हुए जब हम बात करते हैं, बुक के टाइटल में आपने देखा होगा ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। द चांसेस ऑफ योर बीइंग प्रोमोटेड डैश एक्सेलेंट। यस, आर एक्सेलेंट, क्योंकि चांसेस आ गया प्लूरल है, तो हमारे प्रोमोट होने के चांसेस एक्सेलेंट है, शानदार है। नेक्स्ट है वी डैश अ वीक इन एक्चुअली डबल वाई है, सिंगल एल होगा, इन इटली ईच ईयर। हम हर साल एक हफ्ता गुजारते हैं इटली में। क्या होगा? सी नहीं होगा भाई, ए होगा, वी आ गया ना। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ सिर्फ ऐसे यस लगता है, वी ही शी इट सिंगुलर नेम थोड़ी ना है, प्लूरल है ये तो। ठीक है, वी स्पेंड अ वीक इन इटली, स्पेंड थोड़ी ना होगा। मोस्ट पीपल एग्री दैट किंडरगार्टन कंट्रीब्यूट्स डैश द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। ज़्यादातर लोग एग्री करते हैं कि जो किंडरगार्टन केजी होता है, किंडरगार्टन, वो कंट्रीब्यूट करता है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे। हाँ, बी हो जाएगा, कंट्रीब्यूट्स टू द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला। बी इम्पेरेटिव, यस सर। तो पता ना, प्लीज काइंडली डोंट आ जाए तो फिर इम्पेरेटिव है, तो बराए मेहरबानी हमें सिंड्रेला की कहानी सुनाइए। ठीक है, तो प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला। फेरी टेल एक है, उन्हें सैंडल भूल के आ जाती है ना शहजादी के घर पर, बचपन में सुना होगा। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट के क्या मतलब होते हैं? देखिए, एफ्लुएंट के मतलब होते हैं सी, वेल्दी। देखो, जो वर्ड फ्लू जो है ना, ये इसका रूट है, फ्लू से निकला है। फ्लू का मतलब, फ्लू का जो रूट है ना, फ्लू का मतलब होता है बहना, फ्लो मतलब बहना।
फ्लू का वर्ड निकला है बहना से, जैसे रनी नोज जब होती है ना तो वायरल फीवर में तो फ्लू कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें नोज रनी होती है, वो बहती है, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज फ्लू। इसी से निकला है वर्ड इन्फ्लुएंजा, जो डिजीज़ है, इसमें भी फ्लू से ही वर्ड आ रहा है। इस तरह से आप और वर्ड देख सकते हैं, फ्लो का जो वर्ड आता है, फ्लो का वर्ड भी इसी से निकला है, फ्लो मतलब भी बहना ही होता है। इस तरह फ्लक्स, फ्लक्स आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ एरिया, यूनिट एरिया में। यूनिट एरिया से जितने चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे उसको, फ्लक्स को। तो फ्लक्स मतलब भी बहना ही है, ठीक है। इस तरह से इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस में क्या होता है, असर, कि किसी इंसान की क्वालिटी बहते हुए किसी दूसरे इंसान में पहुंच जाए, असर डालना, इन्फ्लुएंस। तो फ्लू का वर्ड इसमें भी आ रहा है। इस तरह कॉन्फ्लुएंस, एक साथ बहना, तो फ्लो का वर्ड इसमें भी आ रहा है। इस तरह से एफ्लुएंट, मतलब जो है ना वो इंडस्ट्री वगैरह से जो गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, जब वो बहते हुए बाहर निकलता है उसको एफ्लुएंट कहते हैं। उसके लिए प्लांट्स लगाते हैं, ETP वगैरह, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो एफ्लुएंट मतलब जो बहते हुए निकलता है वो बाहर इंडस्ट्री से गंदा पानी किसी भी कंपनी से, तो एफ्लुएंट। इस तरह से ई से एफ्लुएंट, और आफ्लुएंट जो होगा ना इसका मतलब दौलत का बहना, दौलत की फरावानी किसी के पास है तो वेल्दी मतलब। तो ये जो रूट है ना, रूट्स के थ्रू भी मैं एक लेक्चर आपको डिलीवर करूँगा जिसमें रूट्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। वैसा तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आपकी क्लास में एक लेक्चर डेवलप करूँगा, तो उसमें रूट्स और है ना प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के थ्रू भी हम जान सकते हैं वर्ड्स को, कि इस वर्ड के मतलब होंगे क्या। तो जब भी मैं किसी वर्ड में देखूंगा फ्लू, FLU आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लो होने की, ट्रांसफर होने की बात कहीं ना कहीं कुछ हो रही होगी, बहने की बात कुछ ना कुछ की जा रही होगी, फ्लो की बात की जा रही होगी। तो इस तरह से हम इंग्लिश के अंदर ना वर्ड्स को निकाल सकते हैं अलग अलग किस्म से। तो अब इसको और देखते हैं। बोथ ऑफ यू डैश द रूल्स, बोथ ऑफ यू डैश द रूल्स, नो, न्यू, नो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बोथ ऑफ यू नोज द रूल्स, तुम लोग दोनों जानते हो, ठीक है। बोथ का जब वर्ड है उससे सिंगुलर लिया जाता है। बोथ ऑफ यू नोज द रूल्स, तुम दोनों ही रूल्स को जानते हो। क्लियर है। लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। हिज शेबी क्लॉथ्स, शेबी मीन्स बोसीदा, पुराना। हिज शेबी क्लॉथ्स आर एंड अनकेम्प्ड हेयर गेव हिम अ डैश अपीयरेंस, उसके पोसीदा फटे पुराने कपड़े और उसके बिखरे हुए बाल, उन्होंने उसको एक डैश अपीयरेंस दिया। डिसकॉन्टेंटेड, डिसरेप्यूटेबल, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसप्यूटिशियस, क्या? डिसरेप्यूटेबल, यस, डिसरेप्यूटेबल मतलब कि जो रेपुटेशन जैसे उसकी नहीं है, कोई मोजिज इंसान जैसे वो नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सिंपल पंक्चुएशन है शायद, यस पंक्चुएशन है। द कलर्स इन द कर्टेन्स आर येलो, ऑरेंज, बेज एंड टैन। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। द कलर्स इन द कर्टेन्स आर, ए नहीं होगा, येलो कॉमा ऑरेंज कॉमा बेज एंड टैन। कर्टेन का सी कैपिटल यहाँ नहीं होना चाहिए था और यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। येलो ऑरेंज, बेज कलर कौन सा कलर होता है? जो दीवारों पर शायद किया हुआ है ना, ये लाइट टाइप का, तो दिस इज एक्चुअली बेज कलर, इसको हम कहते हैं, जो नॉर्मली दीवारों पे करते हैं थोड़ा। टैन कलर कौन सा होता है? टैन नहीं भाई, टैन कॉम्प्लेक्शन सुना है कभी? तो दैट इसके जो ब्राउन टाइप के, डार्क ब्राउन जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टैन, ठीक है। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? नो आर्टिकल यहाँ से। तो टैन कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो नॉर्मली जैसे कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसको हम कहते हैं ना, टैन कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा ब्राउन टाइप की स्किन जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ टैन कॉम्प्लेक्शन। तो अमेरिकन जो है ना वो नॉर्मली वो तो ब्लोंड होते हैं, नॉर्मली अमेरिकन जो होते हैं या जो वेस्टर्न्स जो होते हैं ब्लोंड होते हैं। ब्लोंड स्किन पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें फिर उनकी इफेक्टिव स्किन होती है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो सन बाथ ले रहे होते हैं जाकर ना, आपने देखा होगा वो बीचेस वगैरह में जाकर वो, ठीक है, तो वो सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही होती है, तो वो अपने कलर को ना डिम करना चाहते हैं वो, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस होते हैं ना, तो वो अपने वो जो है ना फेयर कलर से बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं,
वो डिम करना चाहते हैं। और एशियंस हमारे उल्टा हिसाब करते हैं, वो हमेशा गोरा करना चाहते हैं अपने आप को, वो अपने आप को काला करना चाहते हैं। मतलब कोई किसी हाल में खुश नहीं है ना वो अपने रंगत में खुश है ना हम अपने रंगत में खुश है। ये रहता है, बस क्या करें। ठीक है, दैट्स इट।